न्यूज़ 18 इंडिया हैं। सर को भी इसका अंदाजा होगा कि जब जैसे हम 10 साल का फ्रेमवर्क लेके चले तो चीजें स्पेक्टाकुलरली डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं। जैसे मेरी सैलरी 10 साल पहले आज के मुकाबले आधी रही होगी, अब 10 साल में डबल हो गई। तो 10 साल का फ्रेमवर्क दिखाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत स्मार्ट इसका यूज़ किया गया है। लेकिन अभी टैक्स से लेके तमाम चीज़ों पे बहुत ऐसा कंक्रीट हमारे पास नहीं जिस पे आप ये कह सकें कि आज के बाद यानी इसके बाद इस बजट के बाद इन लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। पर्टिकुलरली मिडिल क्लास को लेकर तो वो तो जुलाई के बाद ही पता चलेगा। मिडिल क्लास को लेके तब भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जैसे हमारे एक मित्र ने बताया कि इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो साफ दिख रहा है कि तो सुबह जो बात हो रही थी कि सरकार को कुछ करते दिखते रहना चाहिए, तो ये सरकार का जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है कि नहीं, हम सही मायने में कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हमें छोटी मोटी चीजें दिखाना नहीं है कुछ करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को जो हम कर रहे हैं वो सॉलिड कर रहे हैं। हाँ। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, PM3 के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रिस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया तो एक और चीज, एक और अहम बिंदु जिस पे हम आने वाले थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका जिक्र किया, वो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस R&D को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। कोई भी कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो वो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है उसकी घोषणा की गई है इसमें। ये एक बड़ा अहम कदम, आलोक जी। इसमें स्टार्टअप्स को बहुत कम रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसी घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इश्यूज, खासतौर से छोटे स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत आसानी से नहीं मिलती। बड़े स्टार्टअप को तो ग्लोबल फाइनेंसिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली बड़ा इशू है। बस वही कि ग्राउंड पे किस तरह का उतरता है, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं उनको तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे IIT से आप करके आए, IIM से करके आए, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आइडिया आपका शानदार है, तो उसको अगर छोटा स्टार्टअप के तौर पे कुछ मिलेगा। एक बात और भी है, अगर आप देखें तो अगर हम कहीं पीछे रह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एज में, तो आज इसी वजह से रह रहे हैं कि हमारे पास R&D से रिलेटेड फैसिलिटीज नहीं है उतनी रॉबस्ट। तो अगर उसको प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज अच्छी हैं, स्किल अच्छे हैं, एंटरप्राइजिंग स्किल्स हैं। अगर R&D सेक्टर में हम विकास कर पाते हैं तो मुझे लगता है हम आने वाले टाइम में जो चाइना से विकल्प के रूप में भारत को देखा जा रहा है, वो सपना पूरा हो सकेगा। या तो मुख्य बातों पे एक बार फिर मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं।
इस अंतरिम बजट की। अंतरिम ही रहा बजट, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ अंतरिम बजट में। पिछले अंतरिम में तो हो गया था, इस बार कोई नहीं हुआ। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा, यह बताया वित्त मंत्री ने। टूरिज्म के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन देने की योजना होगी। रोजगार के लिए 55 लाख नए अवसर मिलेंगे इससे। ये बातें बिंदु उन्होंने रखे। सरकार के सक्रिय कदम से महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो उपलब्धियां काफी गिनाई वित्त मंत्री ने। अगले 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे। किसान रोजगार के 10 लाख कृषि रोजगार के अवसर होंगे। मिडिल क्लास के लिए नई आवासीय योजना की बात तो नहीं है। आवासीय योजना नहीं, जो किराए पर रहने वाले अपना मकान खरीद सकें, जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो अपना मकान खरीद सकें या बना सकें, उसके लिए एक योजना की बात की गई। उस योजना में क्या होगा उसके फाइन प्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाएंगे। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। बजट पेश हुआ है विकसित भारत का, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। और बजट में खास कैसा रहा सब बजट कैसा रहा आपके? बजट में खास ये जी सर, इधर से 1 मिनट दोस्त, आप फ्रेम में आ रहे हैं, आप फ्रेम में आप बस हो एक्सेप्ट करो ना। हाँ सर अभी का जो फिर अभी कर लीजिएगा सर। अभी अंतरिम बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। किरेन रिजिजू बताते हुए कि हम दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक स्वास्थ्य के मामले, जो कितना स्वस्थ हमारी अर्थव्यवस्था है उस मामले में। लेकिन ये भी लग रहा है कि सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंट चुनावों के मामले में भी बन गई है, क्योंकि उस तरह की कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कहा जाए कि ये रेवड़ी दे दी। ये बिल्कुल अंतरिम बजट रहा। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक चीज़ और आलोक जी, जो बात आ रही है कि 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली की बात नहीं, मुफ्त तो बिजली होगी क्योंकि अगर आपके ही छत पे आपका वो लगा होगा तो मुफ्त ही आएगी। लेकिन ये शायद मुफ्त इंस्टॉलेशन की बात है, क्योंकि उसमें जो सोलर पैनल छत पे अपने लगाने में जो खर्चा आता है वही खर्चा मेन है। वो खर्चा मेन है, उसके बाद तो बिजली है। वो खर्चा एक्चुअली अभी भी जो मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पास अपने प्लॉट हैं और ये लगाने की जगह है, छत है, वो भी हिचकते इसलिए हैं कि जो वो उसको लगाने की लागत है कैपिटल, वो काफी बड़ी लागत है। अभी कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन में फ्री होगी। अगर वो इंस्टॉलेशन फ्री में, ऐसा जरूरी नहीं कि पैनल फ्री होगा, पैनल को लगाना फ्री हो सकता है। इंस्टॉलेशन में 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 मेन यूनिट, नंबर 2 एक्सेसरीज, नंबर 2 इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। हाँ। अभी इसमें क्या फ्री होना है ये फाइन प्रिंट, और उसके लिए एलिजिबिलिटी किसकी आएगी ये देखना है। लेकिन अगर इसे हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट भी मान लें कि नॉन मेट्रो में अगर आप सस्ते लेवल पे इंस्टॉल करवा ले गए, 1 करोड़ घरों की बात हो रही है। हाँ, शुरू में 1 करोड़ के बाद इसको अगर आगे लेकर कामयाब हो गया तो फिर तो आप समझिए कि कई तरह की समस्याएं सॉल्व होंगी। उसमें आप समझिए कि एक बड़ा एफिशिएंट एनर्जी मिलेगी और ठीक ठाक लेवल की एनर्जी मिलेगी और सस्ती एनर्जी मिलेगी। बल्कि इसमें प्रस्ताव तो ये भी था कि अगर ज़्यादा हो तो आप ग्रिड को भी बेच सकते हैं, और ऐसा अन्य देशों में चलता है। जी जी जी। घर में बिजली बनाइए, खुद यूज़ कीजिए। वो यहाँ दिल्ली में ये इन्होंने भी बात की थी, दिल्ली सरकार ने भी, कि आपकी अगर बिजली जो एक्स्ट्रा होगी वो आप बेच भी सकते हैं। दिल्ली में मुझे ये स्कीम चलना मुश्किल इसलिए लगता है कि अजवानी साहब कि यहाँ तो लोगों के पास अपनी छतें नहीं हैं।
लेकिन जो दिल्ली के बाहर है, मथुरा चले जाइए, मेरठ चले, जयपुर चले जाइए, वहाँ अभी भी मल्टी स्टोरी का रिवाज नहीं है। तो अपने फ्लैट में आप अपना छोटे से ज़मीन वाले फ्लैट में लगा सकते हैं, पर वहाँ कॉन्स्टेंट यह आता है कि आपके पास वो पैनल लगवाने का काफ़ी वन टाइम कैपिटल कॉस्ट। अगर उसमें कुछ 1 करोड़ घरों में ठीक ठाक हम रिलीफ देख पाते हैं तो ये स्कीम जो अभी बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट बिजली के एंगल से, कंज्यूमर के एंगल से दे सकती है। अब वो रिजल्ट देखना है किस तरह से चीज़ें मूव करती है। केबलिंग सिस्टम क्या करती है सरकार, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस नहीं हो तभी कोई सरप्लस बिजली को बेचने की बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी तो अपने में ही पूरा हो जाए उतना ही काफी। नहीं, तो मुझे लगता है अभी तो वो सिर्फ इसमें जैसे बेचने की बात तो बहुत दूर की बात है। आप उसके ये कहते हैं आपके एक पर्टिकुलर एरिया को चुनना होगा, वहां तक केबल लेके जानी होगी, तभी ग्रिड तक केबल जाएगी, तभी ट्रांसमिशन लॉस जीरो होगा। नहीं तो बनेगी कितनी, थोड़ी सी बिजली बनेगी घर में। तो इसमें ऑपरेशनल इश्यूज ये आएंगे कि आपने बना दिया, फिर वो वहां से ग्रिड तक कैसे जाएगी, जी वही, और ग्रिड कैसे लगातार चलती रहेगी, और बीच में कोई कटिया मार कनेक्शन नहीं निकाल लेगा वो। फिर आपको अगर जमीन के नीचे ये भी तो अच्छी बात है ना कि ये सब बातें हम कर रहे हैं। हाँ नहीं डेफिनेटली शुरुआत तो हुई, कुछ तो हो रहा है। ये कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छा प्रयास है, स्कीम अगर पायलट स्कीम भी है और ये कामयाब हो गई तो छोटी स्कीम नहीं है। एनर्जी का चेहरा पूरा बदल जाएगा। और एक करोड़ लोगों की बात की इन्होंने, वो थे 1 करोड़ टैक्स पेयर जिनकी कुछ डिमांड्स पेंडिंग है, पेंडिंग टैक्स डिमांड। उस पे कहा है कि 25,000 रुपए तक की अगर कोई डिमांड है 2009-10 तक की, और 10,000 रुपए तक की कोई डिमांड है इनकम टैक्स की 2014-15 तक की, तो वो उसको विड्रॉ कर लेंगी सरकार, उसको राइट ऑफ कर देंगे एक तरह से कि वो डिमांड प्रेस नहीं होगी रिकवरी के लिए। ऐसा समझ में आया स्पीच सुनकर। अब जब फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो उसकी अब ठीक से उन्होंने कहा कि विल विथड्रॉ ऑल पेंडिंग टैक्स डिमांड्स अप टू ₹25,000 टिल 2009-10 and ₹10,000 till 2014-15 and this will benefit। टैक्स माफी जैसी स्कीम हो गई कि जो अगर देना है तो आप उसको एक तरह से, जो मेरे को लगता है सरकार को भी जो एनालिसिस किया होगा टैक्स डिपार्टमेंट ने कि वो डिमांड की रिकवरी कर नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस डिमांड के बेसिस नहीं होंगे, रिकॉर्ड्स खत्म हो गए होंगे, रिकॉर्ड सारे के सारे अब वैसे भी बीट आउट किए जा रहे हैं। मतलब उस डिमांड को रिकवर करने में ज्यादा खर्चा आएगा। जैसे बैंक्स डिसीजन लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिकवरी विल बी मोर देन द रिकवरी, सो इसलिए ऐसा है कि उसको खत्म करें जिससे कि क्लीन स्लेट हो और एफिशिएंसी आए डिपार्टमेंट में, आगे की तरफ देखें, झगड़ा कंप्लेंट सब चीजें। जिनको कोई कुछ नहीं मिल रहा, इतने सालों में नहीं मिला तो क्या मिलेगा। और ऐसी 1 करोड़ डिमांड है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा 1 करोड़ लोगों, ऐसे 1 करोड़ केसेस हैं, 1 करोड़ लोगों के टैक्स पेयर्स। तो अगर हाँ तो मतलब बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। फिर तो 1 करोड़ टैक्स पेयर्स तो बड़ा नंबर है अगर ऐसे डिमांड्स हैं। स्मार्ट सरकारी प्रवक्ता कह सकता है, 500 रुपए के, 1000 रुपए के भी हो सकते हैं। सर स्मार्ट सरकारी प्रवक्ता कह सकता है कि हमने 1 करोड़ लोगों की जेब में 10,000 रुपए डाल दिए तो उनसे नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं वो डिमांड जस्टिफाइड थी, इमोशनल थी, लीगल थी, क्या डिमांड थी, करेक्ट थी, फाइन प्रिंट आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। जिसकी डिमांड भी माफ की जा रही है वो तो कहेगा सर मेरी डिमांड थी नहीं, बिना मतलब कि आपने रिकॉर्ड में क्रिएट की हुई थी,